So I was talking about the 4 events, right? 4 मेन इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है. एक हो गया तुम्हारा एक्रोसोमल रिएक्शन, दूसरा हो गया कॉर्टिकल रिएक्शन, फिर स्पर्म एंट्री, एंड देन फाइनली हमारा ये एम्फीमिक्सिस. एक एक करके देखते हैं. देखो सबसे पहले एक्रोसोमल रिएक्शन. क्या होता है एक्रोसोमल रिएक्शन? देखो एक्रोसोमल रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि जो स्पर्म के एक हेड के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था, याद है? एक कैप लाइक स्ट्रक्चर था. उस कैप लाइक स्ट्रक्चर के पास क्या था? उस कैप लाइक स्ट्रक्चर के पास स्पर्म लाइसिन्स था. मैंने नाम बताया, तोड़फोड़ करने वाले कुछ एंजाइम्स. आज उसके नाम भी बताऊंगा मैं तुम लोगों को. ठीक है. तो यहाँ पे जो स्पर्म लाइसिन्स है वो क्या करता है? एग के अलग अलग मेम्ब्रेन को तोड़ता है. ठीक है. एग के अलग अलग मेम्ब्रेन को तोड़ता है. आप देखो एग में क्या क्या मेम्ब्रेन मौजूद है, एक बार उसको देख लो. ठीक है. तुमको नाम जानना पड़ेगा. हालांकि तुम अगर डिटेल में याद नहीं रखते हो, सिर्फ नाम भी याद रखते हो, तब भी हमारा काम चल जाएगा. फिर भी मैं बता दूंगा डिटेल में, डोंट वरी अबाउट इट. मैं तो बता दूंगा डिटेल में. ठीक है. मैं पूरा का पूरा बता दूंगा. बट ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दिया, वही प्रॉब्लम है. कोई बात नहीं, पूछेगा नहीं. हाँ, डायग्राम नहीं पूछने वाला, बस तुमको जान के रखना है. कहाँ गया यार? बस 1 मिनट रुक जाओ. बियॉन्ड एनसीईआरटी वाला डायग्राम ना, इसलिए मैं थोड़ा सा 1 सेकंड देख लेता हूँ. हाँ ये रहा. चलो, जैसे ये एग का मेम्ब्रेन हो गया, इसके बाद अपना न्यूक्लियस होगा, ऑब्वियसली होगा. ठीक है. इधर में जो बीच में जो सेल्स है उसको क्या बोलते थे? फॉलिकुलर सेल्स. यही डेवलप होता था आगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. ठीक. दिस इज द फॉलिकुलर सेल्स इनसाइड. ये बना लेना. हाँ, ये बुक में नहीं है डायग्राम, ये बना लेना. फॉलिकुलर सेल्स, ये हो गया न्यूक्लियस. ठीक है. हाँ, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होता है. मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ. ठीक है जी. एक्रोसोमल रिएक्शन समझने के पहले ये समझना पड़ेगा कि तोड़ फोड़ जो कर रहा है किसको तोड़ रहा है, वो बम जो है किसको फोड़ रहा है, पहले समझना तो पड़ेगा. इसलिए देखो ये दिख रहा है. बिल्कुल ये. इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जोना पेलुसिडा. ये एग का न्यूक्लियस है. हाँ, ये न्यूक्लियस लाल रंग से बना, एक्चुअली ब्लैक से बना, कोई बात नहीं, समझ जाना न्यूक्लियस. और इस लेयर को क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा. ठीक है. जोना पेलुसिडा. एक और लेयर होता है जिसको मैं ब्लू से बना देता हूँ. एक और लेयर ऑफ सेल्स होता है, ब्लू से बना देता हूँ. एस. ठीक है. एस. इसको कहते हैं हम लोग, सब सेल है. हाँ, तो इसके अंदर अपना अपना न्यूक्लियस सबका. चलो बना ही देता हूँ, तुम लोग के लिए बना देता हूँ. इसको कहते हैं हम लोग कोरोना. कोरोना सुन के मेरे को हंसी भी आता है, डर भी लगता है, लेकिन इसका नाम कोरोना रेडिएटा है. लेयर ऑफ सेल्स है. ये इसका कोरोना वायरस से कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, प्लीज वो कंफ्यूज मत होना. कोरोना रेडिएटा इज द नेम ऑफ द लेयर ऑफ सेल्स. ओके. इसका कोई भी वायरस के साथ कुछ लेना देना नहीं है. वायरस के साथ सोच में लेना, तुम लोग थोड़ा ज्यादा सोचते हो, मुझे मालूम है. ठीक है, वायरस से कुछ लेना. ये एक लेयर ऑफ सेल्स है अराउंड द एग मेम्ब्रेन. ठीक है. अब स्पर्म को जब एंट्री करना होता है ना, स्पर्म को, तो ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म को अगर अपना न्यूक्लियस इसके साथ मिलाना है, एग के न्यूक्लियस के साथ मिलाना है, तो रुकावटें है ना, है कि नहीं रुकावटें? क्या क्या रुकावटें है देखो. एक तो ये कोरोना रेडिएटा का लेयर हो गया, मतलब कोरोना रेडिएटा को फोर के अंदर जाना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद इधर जो ग्राउंड सब्सटेंसेस है, जो फॉलिकुलर सेल्स है छोटा मोटा, इसको भी तोड़ना पड़ेगा. और जोना पेलुसिडा भी रुकावट है. मतलब अगर इसको जाना है तो पहले तो इसको तोड़ना होगा,
फिर इसको तोड़ना होगा और इधर में जो बीच में जो इसका रुकावट में आ रहा है उसको रोकना, उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर जाके इसके साथ मिल पाएगा स्पर्म, है कि नहीं? सिंपल सा बात है। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में वही चीज होता है कि एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम्स थे जिसको हम लोग स्पर्म लाइसिन्स का नाम दे रहे थे, वो स्पर्म लाइसिन्स इन्हीं सबको डिसॉल्व करता है, खत्म करता है। ठीक है, तो बॉम्ब क्या पड़ता है एक्रोसोमल रिएक्शन में ही लिखना कि एक्रोसोमल रिएक्शन, इसमें क्या होता है, स्पर्म लाइसिन्स का रिलीज होता है ना। व्हाट आर दी स्पर्म लाइसिन्स, नाम थोड़ा गंदा सा है लेकिन याद करना पड़ेगा, बुक में नहीं है लेकिन फिर से, हाँ बुक में नहीं है, मेडिकल एंट्रेंस में पूछ सकता है, हम मेडिकल एंट्रेंस में जरूर पूछ सकते हैं। एक हो गया तुम्हारा हाइलुरोनिडेस, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं तुम लोग का जगह के लिए अच्छा होगा, ऐसा लिख देता यहाँ पे। व्हाट आर द स्पर्म लाइसिन्स, वन इज द हाइलुरोनिडेस, नंबर 2 दिस इज द फर्स्ट बॉम्ब, सेकंड बॉम्ब इज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एंड थर्ड बॉम्ब इज जोना लाइसिन, या फिर इसको सिंपली एक्रोसिन भी कहते हैं। देखो बच्चों नाम से शायद क्लियर हो गया होगा, नाम से क्या क्लियर हो गया होगा, नाम से बच्चों क्या क्लियर हो गया होगा कि ये जो हाइलुरोनिडेज है ये क्या करता है, चलो इस पे बाद में आता हूं। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ऑब्वियसली नाम में आंसर है, तो ये कोरोना रेडिएटा को तोड़ता है, लिख देना यहाँ पे डिसॉल्व्स कोरोना रेडिएटा। जोना लाइसिन, जोना मतलब जोना पेलुसिडा को उड़ा रहा है, तो एक्रोसिन या फिर जोना लाइसिन क्या करता है, डिसॉल्व द जोना पेलुसिडा। मैं जेड पी लिख रहा, तुम लोग फुल लिख लेना, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा वाला जो लेयर था उसको तोड़ने का काम कर रहा है। और हाइलुरोनिडेस क्या करेगा, वो जो बीच में जो तुम्हारा वो था ना फॉलिकुलर सेल्स वगैरह था, तो ग्राउंड मैट्रिक्स जो था उसको तोड़ने का काम करेगा। तो तुम लिख सकते हो इट डिसॉल्व द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ फॉलिकुलर सेल्स। जो जो रुकावट है सबको अब तोड़ दिया है, अब स्पर्म भाई अंदर जाने के लायक थोड़ा बन चुका है। ठीक है, ओके चलो, तो ये था तुम्हारा एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन। चलो नेक्स्ट क्या होगा, सारा का सारा बॉम्ब टूट चुका है, सारा का सारा बॉम्ब टूट चुका है, अब कॉर्टिकल रिएक्शन होगा। कॉर्टिकल रिएक्शन मतलब क्या होगा, देखो वो जो कॉर्टेक्स वाला रीजन था, मैंने पढ़ाया था ना ओवम में, कॉर्टेक्स रीजन, मेडुला रीजन, हाँ, तो कॉर्टेक्स में जो बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं वहां पे, ठीक है, दाना 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 लाइक स्ट्रक्चर, ये जब स्पर्म, जब देखो लाइसिन से जब स्पर्म तोड़ के एग के मेम्ब्रेन को तोड़ के जब अंदर जाने लगे, ग्रेन्यूल्स को मालूम चल जाएगा, ठीक है, ग्रेन्यूल्स का जब मालूम चल जाएगा तब क्या होगा, ग्रेन्यूल्स क्या करेगा, देखो मैं तुमको अच्छे से डायग्राम के साथ समझाता हूँ। जैसे ये एग का मेम्ब्रेन था, राइट, फिर बाहर में एक जोना पेलुसिडा था और उसके बाहर में कोरोना रेडिएटा था, राइट। न्यूक्लियस अंदर है तो स्पर्म को तो अंदर जाना है फ्यूजन के लिए। अच्छा, स्पर्म लाइसिन पे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है वो इसको खा जाएगा, ये टूट गया, ये टूट गया, ठीक है, ये टूट गया। फिर जोना पेलुसिडा इस वाले रीजन में तोड़ दिया मैंने, फिर जोना पेलुसिडा को भी तोड़ देगा, ये भी टूट गया। कौन तोड़ेगा, लाइसिन, लाइसिन जोना लाइसिन वाला एंजाइम, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉलिकुलर सेल्स है उसके ग्राउंड सब्सटेंस को भी डिसॉल्व कर देगा हाइलुरोनिडेज वाला एंजाइम, ठीक है। तो क्या होगा, स्पर्म जो अब पहुंचा ना, स्पर्म फोड़ के अब ये अंदर जा सकता है। जिस वक्त स्पर्म फोड़ के अंदर जाएगा और स्पर्म का हेड इस मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाएगा, तो स्पर्म में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। अब क्या है भाई डीपोलराइजेशन, तुमको नर्वस सिस्टम में डिटेल में मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा समझा देता हूँ क्या कहने वाला हूँ मैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना। देखो मान लो ये एग का मेम्ब्रेन है, अंदर इसका न्यूक्लियस है, जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा सब उड़ गया, ठीक है, उनको तोड़ दिया लाइसेंस,
अब स्पर्म का जो हेड है अंदर आके इस एग के मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो चुका है, हो चुका है। इस वक्त क्या होता है, मैंने बोला डीपोलराइजेशन होता है। अब डीपोलराइजेशन का नंबर मतलब क्या है समझना। मान लो केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूं, ट्राई करना समझने को, ठीक है। मैं स्पर्म को हटा रहा हूं। मान लो बाहर पॉजिटिव आयंस है, हमारे बॉडी में होता है ना सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, अलग अलग आयंस होते हैं। डीपोलराइजेशन के बारे में तुम लोग सोडियम पोटेशियम चैनल भी पढ़ोगे नर्वस सिस्टम में, क्लास 11 का टॉपिक है। पढ़ोगे क्या, पढ़ चुके हो तुम लोग शायद, या फिर नहीं पढ़ा होगा 11, आई डोंट नो। एनीवेज, तो यहाँ पे तुम बस समझने का कोशिश करो। यहाँ पे मान लो अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज। स्पर्म का इसमें मान लो नेगेटिव चार्ज है बाहर और अंदर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये समझने के लिए डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है वो समझा रहा हूं मैं। अब देखो जब ये तोड़ फोड़ के अंदर जाएगा ना, अभी नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, तो अट्रैक्ट होने के साथ साथ क्या होगा, और ये तो तोड़ भी चुका है, तो ये लोग दोनों अटैच होगा। स्पर्म एग के मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया। अटैच होते ही डीपोलराइजेशन होगा। देखो इसको बोलते हैं पोलराइज स्टेट, मतलब बाहर प्लस अंदर माइनस। अगर ये चीज उल्टा हो गया तो पोलराइजेशन का उल्टा को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। मतलब बाहर मैंने प्लस दिया, अंदर मैंने माइनस दिया। अगर मैं अंदर प्लस कर दूं और बाहर माइनस कर दूं तो क्या होगा वो, तो उसको कहेंगे हम लोग डीपोलराइजेशन। उसको हम लोग क्या कहेंगे, डीपोलराइजेशन। जैसे स्पर्म में क्या है, स्पर्म में नेगेटिव चार्ज है मान लो, तो ये अट्रैक्ट होके लग गया। अब क्या होगा, जैसे ही ये टच हो जाता है तो क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन होने का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, कि बाहर में जो प्लस था वो अब माइनस बन चुका है, इसके जुड़ने के बाद वो अब माइनस बन चुका है, और अंदर में जो है वो प्लस बन चुका है। इसको बोलते हैं डीपोलराइज स्टेट। और डीपोलराइजेशन हो गया तो अभी जब बाकी स्पर्म आएगा ना, बाकी और भी तो स्पर्म था, कोई मुझे पूछा था, नीतीश या कोई मुझे पूछा था, हाँ या सूरज पूछा होगा, मुझे याद नहीं, किसी ने तो पूछा था मुझे कि सर बाकी एक ही स्पर्म तो पहुंचता है, एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है, क्यों एक ही स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है, क्योंकि देखो अभी स्पर्म के पास नेगेटिव ही है। जैसे ही बेस्ट वाला स्पर्म जाकर के अटैच हो गया, उस समय क्या होगा, ये बाकी सब तो नेगेटिव, अब उस समय क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा, तो बाहर वाला जो है, यस नीतीश, इट्स द आंसर टू योर क्वेश्चन ओनली, कि देखो अभी स्पर्म में तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या अट्रैक्ट होता है, रिपेल होता है, रिपेल होता है। तो इधर जो है आगे जाके और दूसरा स्पर्म जो है मतलब चिपक नहीं पाएगा, मेम्ब्रेन को तोड़ नहीं पाएगा, सिर्फ एक ही स्पर्म जाकर के ये कर पाएगा। तो इन अ वे ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर रहा है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब मल्टीपल स्पर्म जो है एग मेम्ब्रेन को फ्यूज नहीं करता, सिर्फ एक ही करता है। जब एक जाके जुड़ गया, पोलराइजेशन बदल गया, अब दूसरा स्पर्म उसको पहचान ही नहीं पा रहा है, भाई बोल रहा है नेगेटिव नेगेटिव भागो यहाँ से, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, राइट। समझ में आ रहा है बच्चों, तो ये पॉइंट जरूरी था, प्लीज इस पॉइंट को ध्यान से लिखो कि जो बाइंडिंग ऑफ स्पर्म टू द सेकेंडरी oocyte, इट इंड्यूसेस डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। नोट लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बुक में नहीं है तुम्हारा, सही से नहीं है बुक में, मतलब बिखरा हुआ है, अच्छे से लिखो। ट्विंस का केस अलग है बेटा, मैं बाद में बताऊंगा, ये इसमें नहीं है। बाइंडिंग ऑफ दो टाइप का ट्विन होता है, देखा है कि नहीं, एक जिसका चेहरा मिलता है, दूसरे का चेहरा नहीं मिलता है। आई विल आंसर यू, डोंट वरी, और यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल आंसर यू ओवर व्हाट्सएप, ओके। यहाँ पे दिस कॉन्सेप्ट डजंट कम राइट नाउ, सो आई विल टेल इट लेटर। हाँ, कभी कभार क्या होता है, एक ही जाइगोट में डिविजन हो जाता है, ठीक है, और कुछ कुछ कंडीशंस में हो सकता है ये चीज। सो विशाल, आई थिंक यू हैव माय नंबर, यू जस्ट व्हाट्सएप मी। बाइंडिंग, प्लीज राइट दिस पॉइंट नाउ, मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता हूँ। बाइंडिंग ऑफ द स्पर्म टू द secondary oocyte, it will induce depolarization, और डीपोलराइजेशन होने से क्या होगा, मेम्ब्रेन बदल गया, डीपोलराइजेशन मतलब प्लस बाहर अंदर माइनस था, अभी बाहर क्या हो जाएगा, माइनस, अंदर हो जाएगा प्लस। डिटेल में यू विल फाइंड इन क्लास 11, आई एम टेलिंग यू ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। डीपोलराइजेशन, और ये डीपोलराइजेशन होने के कारण क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब दिस विल प्रिवेंट, इन अ वे दिस विल प्रिवेंट द पॉलीस्पर्मी। अब दूसरा स्पर्म आके इट वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज, सो पॉलीस्पर्मी मतलब एक से ज्यादा स्पर्म जा करके अटैच नहीं हो पाता है एग मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, वो नहीं फोड़ पाएगा, सिर्फ एक जो पहले पहुंच गया वो फोड़ देगा। क्लियर है, चलो, तो ये राइट डाउन दिस पॉइंट, ओके। और एक चीज बताता हूं, और एक चीज, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, देखो कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप जो है कॉर्टिकल रिएक्शन, उसमें क्या होगा, कॉर्टिकल, मैंने जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है ओवरी का, उसमें कई सारे ग्रेन्यूल्स मौजूद है। जैसे ही स्पर्म जोना पेलुसिडा को फोड़ देता है ना, तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स अपने अंदर से कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज करता है, वो ग्रेन्यूल्स को दाना दाना रिलीज करता है,
और वो जाके बाकी का जो जोना पेलुसिडा वाला पार्ट है उसमें जाकर के लग जाता है। तो देखो मैं तुमको और एक तरीके से समझाता हूँ। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है पहले समझो, उसके बाद मैं लिखा दूंगा। कॉर्टिकल रिएक्शन देखो, ये एग था, ये जोना पेलुसिडा वाला लेयर है, ठीक है। ये वाले हिस्से में देखो, ये वाला तोड़ के आ चुका है कोई एक स्पर्म, दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, कोई एक स्पर्म तोड़ के आ चुका है, ठीक है, तोड़ के आ चुका है यहाँ पे, मतलब जुड़ चुका है। अभी यहाँ पे भी दूसरे दूसरे स्पर्म्स है, एक तो पॉलीस्पर्मी डीपोलराइजेशन की वजह से तो हो नहीं पा रहा, ठीक है। मान लो कोई अगर अपना बॉम्ब निकाल भी दे, जोना लाइसिन को अगर निकाल भी दे कि जोना पेलुसिडा उसको फोड़ना ही है, तब भी ये नहीं फूटेगा। क्यों पता है? कॉर्टिकल रिएक्शन के कारण। क्या होता है, यहाँ पे कई सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स जो है, ग्रेन्यूल जो जब ये वाला स्पर्म जाके जुड़ जाएगा ना इस मेम्ब्रेन के साथ, तो ग्रेन्यूल्स क्या करेगा, ग्रेन्यूल्स निकल के ये जोना पेलुसिडा में जाकर के जमा हो जाएगा। जैसे ही ये जोना पेलुसिडा में जमा हो जाएगा, तुम खुद इमेजिन करो, मेरा हाथ को मैं तुमको ऐसे रब करने दे रहा हूं, तुम रब करके बोलोगे सर बहुत स्मूथ है। मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, कुछ दाना दाना टाइप स्ट्रक्चर, मान लो मैंने धूल लगा लिया ठीक से, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना, वैसा कुछ लगा दिया, तो तुमको जब बोलूंगा रब करने ऐसा, तुम बोलोगे सर बहुत सख्त है, हो सकता है तुम्हारा हाथ कट भी जाए, मतलब ये स्ट्रांग हो चुका है अब, ठीक है। तुम खुद सोचो ना कि मैंने अगर इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग टाइप कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं इंजेक्शन डालो मेरे इधर में स्किन में, तो आराम से इंजेक्शन घुस जाएगा बिकॉज स्मूथ है। लेकिन मैं बोलूं कि ये जो मेरा करा है, ठीक है, इस करा के थ्रू इंजेक्शन डालो, तो नहीं हो पाएगा भाई। तो क्या होगा, अगर ये जो ग्रेन्यूल्स जब रिलीज होता है ना, जिसको कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं, ये ग्रेन्यूल्स जब जोना पेलुसिडा को ये और सख्त बना देता है, तब अगर ये बॉम्ब फोड़े भी ना तो भी ये लेयर नहीं टूटेगा। ये भी पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर रहा है, इन्हें दूसरा स्पर्म को घुसने नहीं दे रहा। कॉर्टिकल जो एक्रोसोमल रिएक्शन है, उससे भी तुम्हारा जब पहला स्पर्म जाके जुड़ जाता है, जब डीपोलराइजेशन होता है, उससे भी तुम्हारा पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होता है। और दूसरा कॉर्टिकल रिएक्शन से भी होता है। कैसे होता है? कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है कि वो जो ग्रेन्यूल्स जो है वो जाके जोना पेलुसिडा, इट मेक्स इट हार्ड, तो बाकी स्पर्म जो है बॉम्ब से फोड़ भी नहीं पाता। समझ में आ रहा है बात? तो दिस वाज कॉर्टिकल रिएक्शन। तो प्लीज राइट दिस डाउन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन, ऐसा लिखो, द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूज विद द plasma membrane of oocyte and makes the zona pellucida hard, so that another sperm is prevented, so that another sperm is prevented for entry. समझ जाना, थोड़ा गंदा इंग्लिश है, समझ जाना। यहाँ पे बोल रहा हूँ, the cortical granules fuse with the plasma membrane of the oocyte and makes the zona pellucida hard, so that another sperm, कहाँ गया, so that another sperm, कहाँ गया यार, हाँ ये रहा, is prevented for entry. ओके, क्लियर? उसके बाद है थर्ड स्टेप, स्पर्म का एंट्री। हीरो मारेगा एंट्री, अब तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, ठीक है। अब ये रहा एग, ये रहा न्यूक्लियस, स्पर्म जो है ये भी, ये जोना पेलुसिडा इधर का फोड़ चुका है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी फोड़ के अब ये अंदर स्पर्म पहुंच जाएगा, स्पर्म का एंट्री हो चुका है। बाकी स्पर्म नहीं पहुंच पाएगा, क्यों? मैंने बताया कॉर्टिकल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन के दौरान जो डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब फाइनली क्या होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस का मतलब कि देखो, ये जो एग का न्यूक्लियस है और स्पर्म अंदर आ चुका है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, हेड में होता था ना न्यूक्लियस, याद करो, इलोंगेटेड न्यूक्लियस, अब इन न्यूक्लियस का हो जाएगा फ्यूजन। ये हमारा पापा से आया न्यूक्लियस, ये आया हमारे मम्मी से न्यूक्लियस। तो देखो, तुमको जेनेटिक्स में भी मैं पढ़ाऊंगा कि क्रोमोसोम इज द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। क्रोमोसोम कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है। क्रोमोसोम कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है। एग के न्यूक्लियस में मम्मी का क्रोमोसोम होगा,
स्पर्म के न्यूक्लियस में पापा का क्रोमोसोम होगा, दोनों मिल चुका है, अब ये डिप्लॉय स्ट्रक्चर, दिस इज अ फर्टिलाइज्ड एग नाउ, दिस इज ए फर्टिलाइज्ड एग नाउ, n प्लस n मिलके क्या हो जाएगा 2n, और ये हो गया जाइगोट, ये हो गया हमारा शुरुआत, ये हूं मैं, दिस इज मी, दिस इज फ्रॉम माई मदर, दिस इज फ्रॉम माई फादर, फादर का आधा मम्मी का आधा, मिश्रण, जाइगोट, ये मेरा शुरुआत हो चुका है, अब मैं बन चुका हूं, अब मुझ में डेवलपमेंट आएगा जो आगे के स्टेजेस हम लोग पढ़ने वाले, दिस इज एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस का मतलब है मेल न्यूक्लियस का और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होना, ठीक है, चलो you can write out if you want, what is amphimixis, लिखो, fusion of male pronuclei, मिटा देता हूं, हाँ मैं लिख देता हूं, मिटाता हूं, फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई, जो लास्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन में ये होता है, मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई टू फॉर्म क्या, जाइगोट, ठीक है, या फिर तुम फर्टिलाइज्ड ओवम भी बोल सकते हो, ओवम जिसका फर्टिलाइजेशन पूरा हो चुका है, ठीक है, चलो एक जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ठीक है, एक जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखो ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, कितना, 23 पेयर्स, जिसमें से 22 पेयर्स जो होता है वो ऑटोजोम्स होता है, ऑटोजोम्स मतलब अलग अलग क्रोमोसोम में अलग अलग जीन का इंफॉर्मेशन है, मतलब कोई मान लो कि मेरा हेयर का कलर कैसा होगा, मेरा आंखों का कलर कैसा होगा, मेरा फेस का स्टाइल कैसा होगा, बोलता है ना देख के ये मम्मी जैसा दिखता है या पापा जैसा दिखता है, अलग अलग बात बोलता है ना, तो ये हो गया ऑटोजोम्स का काम कि दिखता कैसा, अलग अलग कैरेक्टर्स जो कोड करता है, ठीक है, ऑर्गन भी कोई कोई बना लेगा, वो अलग अलग चीजें, और उसके साथ क्या होता है 22 पेयर, हाँ 22 पेयर ऑटोजोम का होता है, और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का, जो ये डिसाइड करता है कि वो बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है, अब ह्यूमन मेल के केस में, मेल के केस में ये मेल का सिंबल है, 22 ऑटोजोम्स तो है, ठीक है, प्लस स्पर्म की बात कर रहा हूं, प्लस सेक्स क्रोमोसोम में या तो वो एक्स होगा या फिर वो वाई होगा, ठीक है, और अगर मैं ओवम की बात करूं तो 22 ऑटोजोम्स मम्मी का भी होता है ओवम, लेकिन उसका जो सेक्स क्रोमोसोम है ना वो एक्स ही होगा ना, दोनों एक्स होता है, मतलब या तो एक्स होगा या तो एक्स होगा, दूसरा कोई चॉइस नहीं है, ठीक है, मतलब लड़की का अगर मैं बोलूं, लड़का का अगर मैं बोलूं तो इट्स बेसिकली 46 क्रोमोसोम में तुम्हारा 44 ऑटोजोम्स प्लस एक्स वाई होता है लड़के में, ठीक है, लड़के में क्या होता है एक्स वाई होता है, और लड़की में क्या होता है 44 ऑटोजोम्स प्लस डबल एक्स होता है, हो गया ना 46, 23 पेयर बोला था मैंने, 23 पेयर, 23 पेयर मतलब कितना हो गया 23 पेयर मतलब 23 into 2 46, राइट, ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ठीक है, दिस इज डाउन वन इज फीमेल। अब देखो बच्चों, सपोज एक लड़का है, फादर, दिस इज मदर, फादर एंड मदर, ठीक है, फादर एंड मदर, देख फादर का क्या होगा एक्स वाई होगा, लड़का है ना, ऑटोजोम भूल जाओ, मदर का क्या होगा एक्स एक्स होगा क्योंकि लड़की है, अभी अगर ये एक्स फादर का इस मम्मी के साथ मिला तो क्या होगा डबल एक्स, और अगर पापा से मान लो वाई आ गया और ये मिल गया तो क्या होगा एक्स वाई, तो फादर से अगर एक्स आया, मम्मी से क्या आ सकता है, मम्मी से तो सिर्फ एक्स ही आएगा, फादर से एक्स भी आ सकता है वाई भी आ सकता है, अगर एक्स आया फादर से और मम्मी से भी एक्स आया तो दोनों, मम्मी से तो एक्स ही आएगा ना, तो दोनों मिलके एक्स एक्स बनेगा, मतलब बेटी होगा उसको, और अगर पापा से वाई आया मम्मी से एक्स आया तो पापा और मम्मी का मिलके क्या हो जाएगा एक्स वाई, मतलब बेटा होगा उसको सन, तो एक मतलब समझ में आ रहा है इस बात का कि सेक्स ऑफ द बेबी कौन डिटरमाइन कर रहा है, स्पर्म या ओवम, स्पर्म डिटरमाइन कर रहा है, क्योंकि स्पर्म के पास या तो एक्स है या फिर वाई है, ओवम के पास तो एक्स ही, हो क्या करेगी बेचारी,
तो हमारे जो सोसाइटी में एक और प्रॉब्लम जो लड़कियों को हमेशा ब्लेम किया जाता है अबाउट हैविंग अ डॉटर, कि उनको बोला जाता है अरे यार इसका किस्मत ही खराब है इसलिए इसका लड़की वाला लड़, सब बहू पे दोष। बट द पॉइंट इज कि एक्चुअली द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट। अगर तुमको ब्लेम करना ही है तो फादर को ब्लेम करना पड़ेगा। एक्चुअली फादर को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब स्पर्म में एक्स वाला भी स्पर्म है, वाई वाला भी स्पर्म है, अब कौन सा क्या है मुझे क्या मालूम, अब मेरे कंट्रोल में वो थोड़ी है ना, मेरे कंट्रोल में तो रैंडम है। टॉस करोगे तो कभी कभार हेड भी आता है, कभी कभार टेल भी आता है। क्रिकेट तुम लोग खेलते होगे, बहुत बार ऐसा भी होता है कि पूरा दिन हेड ही आ रहा है, तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का सिर्फ लड़का होता है तो लड़का ही होता जाता है। कभी कभार टेल भी आता है, पूरा दिन टॉस करते हो तो पूरा दिन टेल ही आ रहा है, वो तुम्हारे कंट्रोल में थोड़ी है। क्या टेल आने का मतलब ये है कि हेड नहीं आ सकता? नहीं, हेड तो आ सकता है। तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट दिस डाउन कि द क्रोमोसोमल पैटर्न, लिखो द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ human female is XX and the chromosomal pattern of male, ऐसा लिखा, and that of male is XY। इसका मतलब therefore all ova contain X, क्योंकि उसके पास X ही है, XX है मतलब X ही है, और तो कुछ है नहीं ऑप्शन। बट 50% sperm has X and 50% sperm has Y. If X of sperm fuses, then the child will be XX, पापा का X मम्मी का X, मतलब क्या बन जाएगा, डॉटर। और इफ Y का आता है पापा से तो चाइल्ड क्या हो जाएगा, XY, मतलब सन। तो therefore you can say that sex of the fetus is decided by father, not mother। समझ रहे हो? पापा का गलती, अगर गलती तुमको पकड़ना ही है तो पापा का गलती है, मम्मी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मदर कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, मदर कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट। ठीक है, चलो अब हमारा फर्टिलाइजेशन भी खत्म। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लांटेशन। एपिसोड नंबर नेक्स्ट जितना भी होगा दैट इज इम्प्लांटेशन। उसके बाद प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा। पहले ये सब टॉपिक्स, ये तो डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं रुक गया था थोड़ा टाइम पहले। मैंने सोचा कि यही पहले पढ़ा दूं, ठीक है, पढ़ाना यही चाहिए पहले वो फीटस जाके यूट्रस के वॉल में धंसे तो उसके बाद तो हम लोग आगे के डेवलपमेंट की बात करेंगे ना। चलो बहुत बढ़िया, लेट्स टॉक अबाउट दिस इम्प्लांटेशन। लेट्स टॉक अबाउट इम्प्लांटेशन। ठीक है, इसके साथ साथ मैं क्लीवेज भी बता देता हूँ। क्लीवेज का मतलब क्या है, देखो अभी हम लोग जाइगोट बन चुका है, अभी हम लोग स्पर्म ओवम ऐसा नहीं बोलेंगे, हाँ स्पर्म ओवम जाइगोट बना चुका है। कहानी आगे से, अभी पे एपिसोड नंबर 4 में थोड़ी फिर राम का इंट्रोडक्शन दूंगा। अब सीता माँ किडनैप हो चुकी है, अब हम लोग उसके बाद का कहानी देखेंगे। अब लोग पहले का कहानी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अभी जाइगोट बन चुका है ना, हम लोग ने देख लिया आंखों से, आगे का बात। प्रेग्नेंट हो चुकी है वो लड़की, ठीक है, जाइगोट बन चुका है। तो अब जो जाइगोट जो बना है, इस जाइगोट में अब माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन मतलब ऐसे 1 से 2 सेल बन गया, फिर 2 से 4 बनेगा, 4 से 8, ऐसे इसमें डिविजन होता रहता है। देखो हम लोग अभी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं, स्टार्टिंग हम लोग का एक ही सेल से हुआ था। तो जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, और इसी माइटोटिक डिवीजन को हम लोग कहते हैं क्लीवेज। क्या कहते हैं इसको, क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, जाइगोट का माइटोटिक डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, और
वो धीरे धीरे क्या करता है, इस्थमस की तरफ मूव करना शुरू करता है। याद करो फेलोपियन ट्यूब में इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस, राइट, और इस तरफ यूट्रस है। अच्छा, यहाँ पे तुम्हारा एग आया था, स्पर्म भी यहां तक पहुंचा था, यहीं पे फर्टिलाइजेशन हुआ था। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे जाइगोट बनेगा। अभी ये जाइगोट जो बन चुका है, ये जाइगोट जो बन चुका है, ये अब मूव करना चाहेगा इस्थमस की तरफ। लिखो द जाइगोट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड, क्योंकि उसको यूट्रस में पहुंचना है जहां पे बच्चे का आगे का डेवलपमेंट होगा, तो ऑब्वियसली यूट्रस इस साइड है तो राइट साइड ही मूव करेगा ना। तो जाइगोट मूव्स टुवर्ड्स द isthmus of the fallopian tube। और इसी दौरान जो है जाइगोट जो है, जाइगोट में कई सारे डिविजन्स होते हैं। पहले वो जैसे वो जाइगोट जब इस्थमस की तरफ मूव करेगा, एक सेल से दो सेल, अभी दो सेल दिख रहा होगा, दिस इज वन सेल, नाउ वी हैव टू सेल, नेक्स्ट यू विल हैव लाइक 4 सेल्स, ठीक है, 4 के बाद 8 सेल्स, ऐसा 16 सेल्स ऐसा जाएगा, ठीक है। और वो डिवीजन करते करते इस्तेमाल की तरफ जब वो मूव करता रहता है, तब वो 2 4 6 2 4 8 16 ऐसा डिवीजन उसमें होता रहता है। तो यू कैन राइट हियर कि इट फॉर्म्स, जाइगोट फॉर्म्स 2 4 8 16 डॉटर सेल्स। दिख रहा है ना, ये रहा, एक से शुरू हुआ, 2 डॉटर सेल्स बन गया, 4 डॉटर सेल्स बन गया। डॉटर सेल्स का मतलब ये नहीं लड़की का सेल है, ऐसा कुछ बोलते हैं, जो सेल डिवाइड करके नया सेल बनता है, मदर सेल डॉटर सेल यूज करते हैं टर्म, फादर सन टर्म हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। ओके, सो ये आगे बढ़ेगा, 2 4 6 2 4 8 16 डॉटर सेल्स, राइट, 2 4 8 ऐसा डॉटर सेल्स बनेगा, ठीक है जी। और इस डॉटर सेल्स का नाम है, इनको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं इनको हम लोग? ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ऑलराइट, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। देखो अब आगे क्या होगा, डॉटर सेल्स को हम लोग कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। अरे स्क्रीन खत्म फिर से, हाँ ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। उसके बाद ब्लास्टोमियर्स, कुछ टर्म्स तुमको याद रखना है, जो 8 to 16 वाला जो सेल का स्टेज होता है ना, मतलब डिवीजन हो गया 8 हुआ, फिर 8 के बाद 16 होगा ना, जो 8 से 16 सेल वाला जो स्टेज है, उसका नाम है, स्पेशल नाम है, उसको कहते हैं मोरुला। क्या कहते हैं उसको? मोरुला स्टेज। अगर कोई बोले मोरुला स्टेज, इसका मतलब यह है कि जाइगोट डिवीजन करते टाइम 8 से 16 के बीच में कुछ सेल्स का नंबर है, मतलब वो डिवीजन चल रहा है, जब 8 सेल बन चुका है, अब 16 बनने वाला है, ठीक है। ये जो टाइम, ये जो फ्रेम है, मतलब इसके भीतर, इसको हम लोग कहते हैं मोरुला। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मोरुला। और मोरुला फिर डिवाइड करेगा, 16 से भी ज्यादा होगा, और मोरुला आगे जाके क्या बनेगा, मोरुला को, इसको कहते हैं हम लोग ब्लास्टोसिस्ट। और यही ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज है, मतलब 16 के बाद वाला सेल, तुम 32 तक पकड़ सकते हो। ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज ही जो है वो यूट्रस तक पहुंचता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर पहुंचता है, और ब्लास्टोसिस्ट ही जाकर के ये धस जाता है, इसमें यूट्रस में जाकर के धस जाता है। फिर से डायग्रामेटिकली समझो, जैसे ये फेलोपियन ट्यूब का इनफंडिबुलम था, ये एम्प्यूला था, फिर इस्थमस, राइट, और उसके बाद यहाँ पे यूट्रस। यहाँ पे जैसे ये एम्प्यूला रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट यहाँ पे, जाइगोट आगे मूव कर रहा है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, या 8 से 16 वाले को क्या बोलते हैं, मोरुला। और उसके बाद 16 से 32 के तरफ जब बढ़ेगा, उसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट ही देखो अभी यूट्रस के अंदर जो घुसा है वो ब्लास्टोसिस्ट है। अब ब्लास्टोसिस्ट बच्चों को कैसा दिखता है, ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है? तो ब्लास्टोसिस्ट जो है, ठीक है, ये पॉइंट लिख लो पहले तो, कि मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड फॉर्म द ब्लास्टोसिस्ट। ओके, अब ब्लास्टोसिस्ट का अंदर जो सेल्स मौजूद होगा उसको कहेंगे हम लोग ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। डॉटर सेल्स को ही ब्लास्टोमियर्स ही कहते हैं, सारा का सारा सेल्स का नाम क्या है, ब्लास्टोमियर ही है, कुछ अलग चीज नहीं है। जितना भी डॉटर सेल्स है उसको ब्लास्टोमियर ही कहते हैं। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स है वो अरेंज हो जाता है, वो अरेंज हो जाता है। कैसे अरेंज होता है? एक आउटर लेयर में अरेंज होगा और एक इनर लेयर में अरेंज होगा। जो आउटर लेयर में अरेंज होता है उसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। देखो नया नया शब्द तुमको सुनने को मिल रहा है, आगे मेडिकल साइंसेस में भी तुमको ये सब के ऊपर क्वेश्चंस आएगा, तो इसलिए अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो एक एक चीज का। जो जो नया नया शब्द सुनने को मिल रहा है वो सब प्लीज अभी की अभी क्लियर कर लो, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल्स है वो अरेंज हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल्स है
वो अरेंज हो जाता है। कैसे अरेंज होता है भाई? इनर लेयर में और आउटर लेयर में। जो इनर वाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, कि ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट, सॉरी, ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट, ऐसा लिखो, गेट्स अरेंज्ड इनटू, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, तो इनटू आउटर लेयर ऑफ सेल्स, और उसको क्या कहते हैं? उस लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं बच्चों, याद रखना। हाँ, ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर का जो सेल है उसको हम लोग कहते हैं इनर सेल मास, ठीक है। एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल, जो अंदर की तरफ अरेंज होता है, इनर ग्रुप ऑफ सेल्स, इसको हम लोग कहते हैं इनर सेल मास। क्लियर है? ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सिस्ट का मतलब ही होता है कैविटी। यहाँ पे कैविटी टाइप स्ट्रक्चर देखो, अंदर की तरफ सेल्स ऐसे अरेंज्ड है, इसको कहेंगे हम लोग इनर सेल मास। और बाहर की तरफ जो अरेंज्ड है उसको क्या कहेंगे हम लोग? ट्रोफोब्लास्ट कहेंगे। और यहाँ पे तुमको एक कैविटी दिख रहा होगा, इस कैविटी को पूरा का पूरा जिधर कैविटी दिख रहा है, कैविटी को, कैविटी के लिए वर्ड यूज होता है सिस्ट, इसलिए नाम पड़ गया ब्लास्टोसिस्ट। ओके, इनर सेल मास। और ओके, चलो, ये जो ट्रोफोब्लास्ट वाला जो आउटर लेयर है ना, यही जाके यूट्रस में जाकर के चिपक जाएगा लाइक ग्लू। यूट्रस के साथ जो मैंने इम्प्लांटेशन में क्या होता है, यूट्रस में धस जाता है ना, आउटर सेल मास जाकर के धस जाएगा, और इनर सेल मास क्या करेगा? वो एम्ब्रायो बनाएगा। जो एम्ब्रायो जो बनता है ना, वो इनर सेल मास से बनता है। इट फॉर्म्स द एम्ब्रायो, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रायो, ठीक है। यही हम है, और उसके बाद डेवलपमेंट होता रहेगा। ओके, आई थिंक अगेन वी आर लेफ्ट विद barely 2 minutes। तुम लोग ने आज एक्सटेंशन के बारे में बोला है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ चैप्टर को खत्म करने के लिए, इसलिए प्लीज आफ्टर 2 minutes यू गाइस ज्वाइन अगेन। टुडे वी विल डू अ लॉन्गर, ओके। आज हम लोग का 2 घंटा जैसा क्लास हो जाएगा, सिर्फ आज के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी जब जरूरत पड़ेगा तभी हम लोग 2 घंटा करेंगे। तो प्लीज ज्वाइन वन मोर टाइम, ओके। आई होप तुम लोग बोर नहीं हो रहे हो। गैप चाहिए तब भी बोल दो, मैं 10 मिनट गैप दे दूंगा, या एक साथ ज्वाइन करना, जल्दी बताओ तो मुझे, उसके बाद आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग गैप चाहिए कि किसी को गैप चाहिए, या तैयार हो? सारूर दर्द तो नहीं हो रहा? इफ यू नीड गैप आई कैन प्रोवाइड यू गैप अप टू 9 o'clock। गैप चाहिए? ठीक है, देन लेट्स डू वन थिंग, प्लीज ज्वाइन एट 9:30। चलो आधा घंटा गैप दे दिया, 9:30 को ज्वाइन करना है। यस, प्लीज ज्वाइन एट 9:30। सब कोई 9:30 को ज्वाइन करेगा। आर यू गाइस क्लियर? 9:30 को दोबारा से ज्वाइन करना है, एकदम एग्जैक्ट 9:30 को, ठीक है, सो दैट वी कंटिन्यू। चलो, अभी देखो बच्चों, हाँ ये वाला पॉइंट लिख लो, तो ये वाला पॉइंट लिख लो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। लिखो कि जो ट्रोफोब्लास्ट का सेल्स है, जो ट्रोफोब्लास्ट का सेल्स है, ये यूट्रस के साथ जाके अटैच होता है, इट गेट अटैच टू द यूट्रस। और जो इनर सेल मास का सेल है वही डिफरेंशिएट होता है और एम्ब्रायो बनाता है। वही एम्ब्रायो, मतलब हम जो बनते हैं ना वही बनते हैं एम्ब्रायो, ठीक है। अब धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट विल गेट अटैच्ड टू द, ये जो ब्लास्टोसिस्ट का जो अटैचमेंट हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। जैसे पौधा को धसा दिया गया हो, वैसे ही इसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद अभी फाइनली, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे?